हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भूटान की जमीन पर कब्जा कर चीन ने बसाए 3 गांव। सबसे बड़ा खुलासा, 200 से भी ज्यादा घर बना डाले। जी हां दोस्तों, भारत पर सीधा खतरे का खबर है। जी हां, तिब्बत से चाइना ने लोगों को रहने के लिए इस गांव में बुलाया है। दोस्तों बताएंगे क्या है चीन की ये सबसे बड़ी और नई चाल। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर नाटो देश के मंत्री का भारत को लेकर, मोदी जी को लेकर सबसे बड़ा बयान, कहा सुपर पावर है भारत, पीएम मोदी को करना चाहिए वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नेपाल में भारत से सटे वीरगंज में सरस्वती मूर्ति विसर्जन पर भारी बवाल, हिंदू और मुस्लिमों में भारी हिंसा, कर्फ्यू लागू। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबर में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां भूटान की जमीन पर कब्जा कर चीन ने बसाए 3 गांव। तिब्बत से लोगों को रहने के लिए बुलाया, ये तो भारत पर सीधा खतरा। जी हां, चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता जारी है। इसी दौरान चीन कथित तौर पर विवादित इलाके में गांव का तेजी से निर्माण कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान सीमा पर विवादित इलाके में 200 से ज्यादा घर बना डाले हैं। ये खुलासा हांगकांग के से प्रकाशित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों को अलग करने वाले पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 3 गाँव बसाए गए हैं, जिनका आकार कुछ समय में ही दोगुना हो गया है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक तमालुंग नाम का गाँव कुछ समय पहले ही बनाया गया है। तमालुंग में बीते साल 28 दिसंबर को 38 लोगों को शिफ्ट किया गया था। ये सभी लोग तिब्बती शहर शिगात से के रहने वाले थे। इस गांव में शिफ्ट होने वाला ये पहला जत्था था। इसके बाद से लगातार यहाँ पर लोगों को बसाए जाने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में चीनी सरकार ने तमालुंग गांव में 18 लोगों को बसाया है। जब ये गांव में बसने आ रहे थे तो इन सभी लोगों के हाथों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जैसी बड़ी तस्वीर थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये गाँव चीन द्वारा विवादित क्षेत्र के अंदर बनाए गए कम से कम 3 गाँव में से एक है। तो चीन ने गाँव बनाया है बॉर्डर के पास में, जिस पर भारत पहले भी आपत्ति जता चुका है, लेकिन मामला उसके बाद भी ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है कि तिब्बत से लोगों को वहां रहने के लिए बुलाया जा रहा है, जो भारत के लिए सीधे तौर पर बहुत बड़ा खतरे का सबब बन सकता है दोस्तों, क्योंकि जनता को अट्रैक्ट करने का मतलब होता है आप उस क्षेत्र की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और उस क्षेत्र को आने वाले समय में जनता के तौर पर हासिल कर लोगे। बहरहाल दोस्तों, इस पर भारत की मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल चीन की इस चाल पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सुपर पावर है भारत, पीएम मोदी को करना चाहिए वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप। नाटो देश के मंत्री का सबसे बड़ा बयान। जी हां, पोलैंड चाहता है कि भारत वैश्विक मामलों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। पोलैंड के मंत्री व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की ने कहा है कि भारत एक सुपर पावर है और भारत को वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय आर्थिक विकास सहित देश में हो रहे डेवलपमेंट की तारीफ की है। जी हाँ, बार्टोशेव्स्की ने समाचार एजेंसी ANI के हवाले से कहा है कि मैं देख सकता हूं कि पिछले 2 कार्यालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कितनी प्रगति की है। हम भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत विश्व मामलों में भूमिका निभाए। जी हाँ, बार्टोशेव्स्की ने आगे कहा कि भारत एक महाशक्ति है और उसे ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जो विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि पोलैंड चाहता है कि भारत विश्व मामलों में भूमिका निभाए, क्योंकि वार्सा नई दिल्ली के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल नाटो जैसे ग्रुप के मंत्री का भारत को लेकर ऐसा बयान देना दोस्तों, वाकई में ये दिखाता है कि आज भारत की साख इतनी मजबूत हुई है और इतनी जल्दी मजबूत हुई है कि कोई देश भारत से आगे अब नहीं निकल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर नेपाल में भारत से सटे वीरगंज में सरस्वती मूर्ति विसर्जन पर भारी बवाल, हिंदू और मुस्लिमों में भारी हिंसा, कर्फ्यू हुआ लागू। जी हाँ, भारत से सटे नेपाल के वीरगंज शहर में देवी सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भारी बवाल हो गया है। नेपाल की सरकार ने वीरगंज में सोमवार शाम से ही अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। बताया यह जा रहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच देवी सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन को लेकर रोहताहाट में विवाद हो गया। इसके बाद हिंसा भड़कती चली गई। जिला प्रशासन ने हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू नगवा चौक, तिलावे ब्रिज, परबनीपुर, परसा और मैत्रीपुर पर लगाया गया है। पूरे इलाके में हालात बहुत तनावपूर्ण है। नेपाल पुलिस और सेना के 1000 जवानों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने कहा है कि यह कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि देवी सरस्वती की मूर्ति को एक स्थानीय झील में विसर्जित किया जाना था और इसी दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में विवाद हो गया और हिंसा भड़क उठी। जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी को भी इकट्ठा होने, बैठक करने, रैली निकालने या सड़क पर चलने पर रोक दिया गया, जिसके बाद दोस्तों ये बवाल मचा है। बहरहाल नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर भारत से वर्कर्स की 1 लाख फौज मांग रहा है। इजराइल हमास हमला ना करे तो भी जान का बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, बता दें
कैसे? गाजा में चल रही हिंसा के बीच इजराइल ने भारत से करीब 20,000 वर्कर्स की भर्ती कर ली है। फलस्तीनी कामगारों से खतरे को देखते हुए इजराइल विदेशी वर्कर्स पर निर्भर होने जा रहा है और इसमें दोस्त भारत उसे बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। यूपी और बिहार से 10-10 हजार वर्कर्स की भर्ती हो गई है। इनमें प्लास्टर करने वाले, टाइल्स लगाने वाले, बिल्डिंग में लोहे की वेल्डिंग करने वाले प्रमुख रूप से शामिल है। इन भारतीयों को सालाना 16,47,000 रुपए का भारी भरकम सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। इजराइल ने पहले चरण के भर्ती पूरी कर ली और उसका इरादा भारत से 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों को भर्ती करने का है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इजराइल में काम की परिस्थितियां बहुत खराब है और यूरोप से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जान इजराइल में जाती है। जी हाँ, इजराइल बिल्डर्स संघ के उपाध्यक्ष हेम फेगलिन के मुताबिक इजराइल का इरादा 50,000 से लेकर 1 लाख वर्कर्स को भारत से बुलाने का है। इजराइल को भारत सरकार से भर्ती प्रक्रिया में मदद मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कई विश्लेषक तो युद्ध के बीच इजराइल में भारतीयों को जाने देने की अनुमति देने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। हमास के हमले से होने वाले खतरे को अगर छोड़ भी देते, एक भारतीय अधिकारी ने तो इजराइल के अखबार हारिस से बातचीत में इजराइल में काम की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठा दिया है। भारतीय अधिकारी ने कहा कि इजराइल में लेबर लॉ बहुत सख्त और ज्यादा है। हारिस जी ने कहा कि वहीं इजराइल के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो उसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत खराब है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां तालिबान ने पाकिस्तान को तोड़कर एक और बांग्लादेश बनाने की दे डाली बहुत बड़ी धमकी। पाकिस्तानी आग बबूला भारत को लगा कोसने। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह पाकिस्तान पर कुछ भी बात हो तो वो भारत को कोसता है। फिर एक बार ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान और तालिबान की सत्ता वाले अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना जब से अफगानिस्तान से गई है तब से तालिबान पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड का चाहे जितना राग अलाप ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को 1971 की तरह टुकड़े में बांटने की धमकी दे रहा है, जिस पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि भारत ने अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट किया गया है, जिस कारण तालिबान का रुझान भारत की ओर है। इसमें तालिबान प्रशासन के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिजई ने पाकिस्तान को 1971 की तरह बांटने की धमकी दिया है। दरअसल 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया था और यही धमकी दोस्तों इस बार तालिबान ने दिया है कि पाकिस्तान से फिर एक बार बांग्लादेश जैसा क्षेत्र अलग होगा। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान को हथियार देते थे और अब जी हाँ बता दें, जयशंकर जी ने पश्चिम देशों को खूब सुनाया। रशिया पर क्या कही बात बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत और रशिया के बीच स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर एक बार फिर खुलकर बात किया है। जर्मन दैनिक हैंडेल्सब्लेट से बातचीत में कहा कि हर कोई पिछले अनुभवों के आधार पर रिश्ते निभाता है। अगर मैं आजादी के बाद के भारत के इतिहास को देखूं तो रशिया ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान जयशंकर ने पश्चिमी देशों को खूब सुनाया भी। कहा कि जब हथियारों की आपूर्ति की बात आती है तो पश्चिम ने भारत के मुकाबले पाकिस्तान को तरजीह दी है। जयशंकर जी ने कहा कई पश्चिमी देशों ने लंबे समय से भारत के बजाय पाकिस्तान को आपूर्ति करना पसंद किया है, लेकिन उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पिछले 10 या 15 वर्षों में यह प्रवृत्ति बदल गई है और मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल के साथ हमारी नई खरीदारी में डाइवर्सिटी आई है, विविधता आया है। अब ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी का कहना भी बेहद सही है कि जब समय हथियारों की आपूर्ति की आती थी तो पश्चिम देश भारत के बजाय पाकिस्तान को हथियार दिया करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है मोदी सरकार में। आप लोगों की इस पर क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ तेल पर भी जयशंकर जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से नहीं बढ़े हैं दुनिया भर में तेल के दाम। जी हाँ, रूस से तेल खरीदने का जयशंकर ने किया फिर बचाव। दरअसल जयशंकर जी ने कहा कि रशिया ने कभी भी भारत के हितों का उल्लंघन नहीं किया। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक में भाग लेने के लिए म्यूनिख में आए जयशंकर जी ने कहा कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया है, ना कि बढ़ाने का। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, मालदीव में अवैध रूप से नहीं उखाड़ पाएंगे सरकार, विपक्ष पर भड़के मुइजू के मंत्री उगल डाला जहर। जी हाँ, मालदीव के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद शाहिम अली सईद ने विपक्ष पर 100 दिन से भी कम समय में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की सरकार का अवैध रूप से उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्यपालिका उन्हें तब तक ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा जब तक वे हमारे गले की हर एक नस को ना काट दे। इस्लामिक मामलों के मंत्री सईद ने रविवार को यह बयान उस वक्त दिया जब वो जनसंख्या के मामले में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र अड्डू की अपनी पहली यात्रा पर मुइजू के साथ थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, हाई कोर्ट के दखल के बाद संदेश खाली पहुंचे शुवेंदु अधिकारी जी। शंकर घोष पीड़ितों का दर्द किया साझा, लगे जय श्री राम के नारे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित गांव संदेश खाली को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले में लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी और शंकर घोष संदेश खाली पहुंचे और पीड़ितों का दर्द साझा कर उनका हाल चाल जाना। हालांकि यहाँ तक पहुंचने में इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली पहुंचने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने क्षेत्र की स्थिति को बहुत ज्यादा डरावना और अराजकता का स्पष्ट उदाहरण करार दिया। इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों का दर्द सुना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने कहा कि लोगों के बताए गए अनुभवों ने रोंगटे मेढ़े खड़े कर दिए। सत्ता पक्ष के लोगों ने उनकी जमीनें हड़प ली है, यहाँ तक कि महिलाओं का शोषण किया गया। क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से भयावह है, जो अराजकता का स्पष्ट उदाहरण है। ये घटना पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में मैंने सभी गाँवों का दौरा किया। हमारे 14 भाजपा कार्यकर्ता जेल में है। सीबीआई के आने से पूरे एरिया के लोग खुश हो चुके हैं। स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। लूटपाट माफिया, वोट
लूट लुटेरे दुष्कर्म करने वाले सभी जेल जाएंगे। ये सब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ही लोग हैं, ऐसा बयान दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। खैर दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, जैसे शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे, लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लगा कि अब न्याय मिलने वाला है और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो बदलाव बहुत जरूरी है, जंगल राज खत्म होना चाहिए, गुंडा राज खत्म होना चाहिए, तो दोस्तों कमेंट में किसकी सरकार बननी चाहिए बंगाल में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बहरहाल दोस्तों, ये थे सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।